मृत्यु से पहले 1 करोड़ की मुआवजा उनको दे दिया जाता है। अधिवक्ता मर जाए तो उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाए। अभी जैसे कि वैश्विक महामारी में उत्तर प्रदेश की बाढ़ में ये कहा गया कि हम वकीलों की सुरक्षा तभी करेंगे जब वकील मर जाते हैं, हम तभी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तभी उनके फाइनेंस मदद करते हैं। देखो कितनी बड़ी सोचने की बात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज और आज मैं एडवोकेट एएस शास्त्री जी के पास बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक निंदनीय घटना घटी थी। 2 साधुओं और 1 ड्राइवर की निशस्त्र हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने घेर कर उनके प्राण ले लिए थे। लेकिन उसके बाद सवाल बहुत से खड़े हुए केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, और मोटी मोटी अगर बात की जाए तो सफाई देने के बाद सरकार ने काफी गिरफ्तारियां की। उसके बाद केस चला और केस ट्रायल के दौरान जो वकील इस केस की पैरवी कर रहे थे, उन साधुओं के लिए न्याय मांग रहे थे और उनके लिए वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनका कल अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होते ही उनकी जान चली जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि उस एक्सीडेंट की जगह पर कोई और गाड़ी मौजूद नहीं होती। बहुत सारे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कैसे, क्या ये इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। हमारे साथ एडवोकेट एएस शास्त्री जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, और थोड़ा सा आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। महाराष्ट्र में जो पालघर साधु हत्याकांड हुआ, उस संबंध में जो पैरवी कर रहे दिग्विजय सिंह त्रिवेदी जी, उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती और उस मृत्यु में कोई आसपास में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। वो डिवाइडर में गाड़ी टकराती है। जैसे लोगों ने बताया कि वो उस दिन गाड़ी में उनके साथ एक महिला एडवोकेट भी थी और कोर्ट से रिलेटेड कुछ उनके पास पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिससे ये प्रतीत होता है कि सामने वाली पार्टी को कि कहीं ना कहीं ये वकील हमें फंसाए। हमें शक है कि ये सड़क दुर्घटना ना होके एक साजिश के तहत, शक है एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। सर देखिए, जिस तरह से अगर आप ये भी कहते हैं कि सामने वाली पार्टी, तो जाहिर है कि सामने तो बहुत सारे लोग हैं और अगर देखा जाए तो कम से कम 100 लोगों के आसपास एफआईआर दर्ज हुई है। तो उनमें से कौन ऐसा, मतलब आप समझ सकते हैं कि संदिग्ध हो सकता है जो इस तरह की साजिश को अंजाम दे सकता है? देखिए, जो कि उनमें से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भी 101 लोगों के नाम एफआईआर की गई है। जी। एक आदमी जिस केस की पैरवी कर रहा है और उसी केस के लिए जा रहा है, तो उसी दिन उसकी सड़क दुर्घटना होती है, उसी दिन उसकी मृत्यु होती है, उसी दिन उसका एक्सीडेंट होता है। ये तो जाहिर सी बात है कि उन 101 में से कोई ना कोई एक होगा जी, कोई ना कोई एक होगा। और उसी में से उनको खतरा यह था कि हम लोगों को फांसी की सजा हो सकती है। वकील साहब हमें सलाखों के पीछे भेजेंगे, हमारा बचना मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी किसी षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई। देखिए, सोचने वाली बात यह भी है कि जब 2 साधुओं और 1 ड्राइवर की जब मृत्यु होती है तो पूरे देश में एक उबाल उठता है और लोग तरह तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं और ये कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वहीं एक वकील जिसको ना तो सुरक्षा दी जाती है, ना ही उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी ली जाती है, जो कि पैरवी कर रहे थे। पैरवी का आप मतलब समझते होंगे कि जो चाहते थे कि गुनाहगारों को सजा मिले, उनकी सुरक्षा के लिए इतनी ढील क्यों दी गई? उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? थोड़ा सा जानना चाहेंगे वकील साहब से। अभी हमारे देश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग की जा रही है, जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लाया जाए, जिससे कि देश के अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस किए। आए दिन अधिवक्ताओं पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। कोर्ट में सरेआम अधिवक्ता को पीटा जाता है, रास्ते में उनको घेरा जाता है, अन्य बहुत सारे
ऐसे अधिवक्ता हैं जो किसी मर्डर केस की या किसी सीरियस केस की इंक्वायरी की कर रहे थे या केस की पैरवी कर रहे थे, उनको जान से मार दिया गया। नहीं, मैं मोटे तौर पर सर ये जानना चाहूंगा कि मर्डर केस, भाई के सारे केस बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जब एक ऐसे केस की बात आती है जो कि पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा होता है, जैसे साधु समाज के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो वकील साधु समाज को रिप्रेजेंट एक तरह से कर रहे थे और विश्व हिंदू परिषद के लिए वो एक तरह से अपॉइंट किए गए थे और साधुओं की पैरवी चल रही थी, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए? देखिए, सरकार वकीलों को कोई सुरक्षा देती नहीं है। अभी तक किसी वकीलों को ऐसी सुरक्षा कहीं मिल नहीं रही है। अगर सुरक्षा मिल रही होती तो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की डिमांड वकील लोग नहीं करते, मांग नहीं करते। जिसमें आप अभी जैसे ये जो पालघर हत्याकांड है, साधु समाज का हत्याकांड है, जिसमें सभी देश के बड़े बड़े साधुओं ने आवाज उठाई, लेकिन जब एक वकील की हत्या होती है तो कोई भी साधु समाज, कोई भी बड़ा गुरु, कोई भी मठाधीश साधु समाज के लिए आवाज नहीं उठाता। वकीलों के लिए आवाज नहीं उठाते? वकीलों के लिए आवाज नहीं उठाई। मैं जैसे जैसे समाचारों में आया, लोगों को पता लगा, तो हमारे अधिवक्ता समाज में एक असुरक्षा की भावना, एक बहुत गहरा सपना लगा है। अधिवक्ता समाज अपने आप को इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करता, इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करता। उनको वो हमेशा अधिवक्ता जिस समय अपने घर से निकलता है और कोर्ट तक और कोर्ट के अंदर और कोर्ट से बाहर जब घर में आता है, वो अपने आप को एक असुरक्षित महसूस करता है। उसके पास किसी प्रकार का सुरक्षा का कोई साधन नहीं होता। कोर्ट जो अधिकारी हैं, जिसको न्याय अधिकारी बोलते हैं, एक वकील और एक जज होता है। सरकार जज को सब तरीके की सुविधा देती है, उनको एक अर्दली देती है, उनको एक सिक्योरिटी गार्ड देती है, उनके पास सब तरीके की सुविधा होती है। लेकिन एक जो दूसरा न्याय दिलवाता है, दो चीजें हैं न्यायपालिका में, एक न्याय देता है और एक न्याय दिलवाता है। जो न्याय दिलवाता है, सरकार उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं देती। अगर हम बात करें जो एक डर है, एक डर का माहौल पैदा होता है, वो ये पहली बार नहीं है कि कोर्ट जाते वक्त किसी वकील का हम सुनने पे आता है कि एक्सीडेंट हो गया और ये भी पता चलता है कि फिर वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई या गुजर गए। लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो अक्सर आवाज तो उठती है बार एसोसिएशन से, लेकिन क्या कोई अभी तक कोई भी प्रॉपर एक्शन लिया गया है? मुझे लगता है कि भारत में ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो अधिवक्ता हमारे सरकार में जो अधिवक्ता हैं, जो सरकार में मंत्री बन जाते हैं या कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए सरकार सुरक्षा देती है। अदरवाइज किसी भी ऐसे अधिवक्ता को सुरक्षा नहीं दी है और ना ही सुरक्षा देते हैं वो। और आप तो देखने में ये आया कि मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश की पुलिस भी अधिवक्ताओं की सुरक्षा नहीं करती है। देश की पुलिस भी अधिवक्ताओं की बात नहीं मानती है, अधिवक्ताओं की बात नहीं मानती है। अभी पिछले दिनों जो आपने देखा, जो राजधानी में हुआ या और कहीं हुआ, वकीलों और पुलिस के बीच, वकीलों और पुलिस के बीच में, उस समय भी पुलिस ने एक वकील पर गोली चलाई जी। पुलिस ने भी ये कहते कि हम सुरक्षित नहीं थे जी। पुलिस ने कहा हम सुरक्षित नहीं है। अरे आपके पास हथियार हैं, आप सुरक्षा के अधिकारी हैं, सुरक्षा का जिम्मा आपका है, सुरक्षा का जिम्मा पुलिस का है। फिर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास डंडा भी नहीं है, रिवॉल्वर भी नहीं है, वो कैसे सुरक्षित हो सकता है? जी जी। अगर अभी सुरक्षा की भावना की बात की जाए तो सुरक्षा की भावना की बात के बाद एक और चीज आती है। सपोज कोई भी एडवोकेट है ना, उसका पीछे एक फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है और परिवार है। अगर केस लड़ना चाहें, किसी के लिए आवाज उठाना चाहें, न्याय मांगना चाहें, तो ये डर है कि सुरक्षा नहीं है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन जहां तक कहे कि मुस्तैद नहीं रहता वकीलों के मामले में, और अगर न्याय ना मांगे तो न्याय फिर कौन मांगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी एडवोकेट हैं जो ट्रायल के दौरान जिन्होंने जान गंवाई या अचानक जैसे कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, उनके परिवार का बाद में सर क्या होता है? मतलब क्या सरकार जिम्मेदारी उठाती है, क्या उनको मुआवजा मिलता है?
देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, एक चिराग जो सबको रोशनी देता है, उसके नीचे एक अंधेरा रहता है, वो खुद अंधेरे में चिराग बैठता है। एक न्याय अधिकारी, जिसको अधिवक्ता समाज में कहा जाता है, वो सबको न्याय दिलवाता है, लेकिन उसको न्याय मिलना आज देश में बड़ा मुश्किल है। उसी की रोजी रोटी है, वो रोजी रोटी से जाता है। वो जब उसको मार दिया जाता है, मर जाता है, उसकी एफआईआर करने में बड़ी दिक्कत होती है, एफआईआर नहीं होती, और उसको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। अधिवक्ता को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। अधिवक्ता को चोट लगी, अब देश के अन्य मुख्यमंत्रियों ने, या कहीं भी कोई सरकारी कर्मचारी बन जाए, या कोई पुलिस का सिपाही मर जाए, या कोई अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी मर जाए, तो मृत्यु से पहले 1 करोड़ की मुआवजा उनको दे दिया जाता है। अधिवक्ता मर जाए तो उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। अभी जैसे कि वैश्विक महामारी में उत्तर प्रदेश की बाढ़ में ये कहा गया कि हम वकीलों की सुरक्षा तभी करेंगे जब वकील मर जाते हैं, हम तभी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तभी उनके फाइनेंस मदद करते हैं। देखो कितनी बड़ी सोचने की बात है। और सरकार हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा देती नहीं है। जो न्याय अधिकारी न्याय देता है, उसको तो आप तनख्वाह भी दे रहे हो, उसको तो आपके पास सारी पावर है, उसके पास तो बैठने के लिए एसी का कमरा है, उसके पास कार भी दी गई है, सुरक्षा भी दी गई है। एक अधिकारी जिसके पास बैठने की जगह भी नहीं है, जो आदमी किसी तरीके से वहां पहुंचता है, भीड़ में धक्के खाते पसीना होते हुए न्याय दिलवाने का काम करता है, उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ना उसके पास चेंबर है, ना उसके पास बैठने की जगह है, वो ठीक से देखने में तो यह आता है, बहुत सारे देश के ऐसे कोर्ट हैं जहां पर ठीक से लंच करने की भी सुविधा नहीं है। ऐसी विडंबना है इस भारत देश की। तो मैं अगर सर अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि जिस तरह से पालघर में मॉब लिंचिंग हुई है ना, 2 साथियों की हत्या के बाद एक ड्राइवर की भी जान गई और उसका पूरा बवाल मचा। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया ठंडा है और वहां पर उतना उबाल लोगों में देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियों ने चुप्पी साधी हुई है। उन्हें जैसे इस तरह से एक सांप सूंघ गया। एक संबित पात्रा के अलावा किसी और बड़े नेता का बयान क्यों नहीं आया, ये भी चीज सोचने पर मजबूर करती है। सर क्या कहते हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश के कानून मंत्री एक बहुत बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वकील हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो कानून मंत्री होने से पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत सम्मानित अधिवक्ता हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी अधिवक्ता है। उनको कहीं ना कहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया, देश के किसी भी इवन के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने कुछ नहीं बोला, और जितने भी देश के शंकराचार्य हैं अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की, जबकि साधु समाज के लिए वो लड़ रहे थे, साधु समाज का काम कर रहे थे। यही तो हमारी असुरक्षा है। इसी हम अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आज अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता सुरक्षित हमारे देश में नहीं है, जो कि दूसरों को सुरक्षा दिलवाता है, जो कि कानून से लड़ के दूसरे को न्याय दिलवाता है। हमारे को सुरक्षा नहीं है तो हम कहां जाएं? हम इसीलिए इसकी मांग कर रहे हैं, जितना तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, और उसमें जो भी अधिवक्ता की सुरक्षा को भंग करता है या अधिवक्ता के सम्मान से खिलवाड़ करता है, उसकी गैर जमानती कानून उसके लिए बनना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि अधिवक्ता निर्भय होके, सुरक्षित होके देश के समाज के लिए काम कर सके और दूसरे को न्याय दिलवा सके और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर AS शास्त्री जी, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, और इनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जायज़ हैं। और जाहिर सी बात है, अगर न्याय दिलवाने वाले के लिए सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा तो फिर इस देश में न्याय किसी को कैसे दिलवाया जाएगा। बहुत से सवाल खड़े होते हैं, बहुत सी बातें जहन में आती हैं, लेकिन बात वही है, जब तक कोई वरिष्ठ नेता जो कि अधिवक्ता रहे हों इस पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है इस तरह का कोई भी नया कानून लाना। क्या गारंटी है उस इंसान की, उस शख्स की, उस सुरक्षा की जो किसी को न्याय दिलवाने जा रहा है। रास्ते में हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए और फिर बाद में फाइल दबा दी जाए और केस रफा दफा हो जाए। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज, मैं हूं गुलशन वर्मा, और इसी तरह की खबरों से हमसे जुड़े रहें। हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट महाराष्ट्र मॉब लिंचिंग को लेकर और भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।